सबको नमस्ते। आज ये आप लोगों का रिटायरमेंट का आखिरी दिन है, ठीक है ना। और रिटायरमेंट में ही एक्चुअली रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक ही चैप्टर है, थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए दोनों को एक ही में पढ़ाते हैं, ठीक है ना। रिटायरमेंट डेथ कोई अलग अलग चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है। तो आज रिटायरमेंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और आज ही डेथ का भी शुरू कर देंगे। तो रिटायरमेंट में आपका सब तरह का क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट कराए थे ना, क्या कराए थे? 30 तक कराए थे। अच्छा 30 के नहीं, 31 मार्क किया हुआ है, समझा दिए थे। बना पाए थे आप लोग? नहीं, 31 से शुरू करना था। तो 31 से लेके 36 जो है, इसमें 2-3 सवाल हम बना देते हैं, 2 क्लास में करवा देते हैं। और उसके बाद आज डेथ शुरू करेंगे। डेथ बहुत इजी पार्ट है, अगर आपको रिटायरमेंट अच्छे से आता है तो डेथ तो बहुत ही सरल हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं। मतलब लगेगा कि डेथ जैसा ही। एक्चुअली रिटायरमेंट में क्या होता था, हम तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे। डेथ में जो डेथ होगा जिसका, उसका हिसाब बना के उसको दे देंगे, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग क्लास में ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। और उसके पहले अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पिछले दिन के पार्ट से या अभी से कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करेंगे। हाँ जी, बताओ किसका किसका क्या क्या डाउट है। होमवर्क बना रहे हैं तभी ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो बैठो, बोलो डाउट है। तुम लोग का भी एग्जाम शुरू हो रहा है ना, सीबीएसई वालों का भी? कब से? परसों से। बोलो भाई, डाउट्स है ये हम आगे बढ़े? संस्कार डाउट है? अर्पिता आज नहीं आई फिर से? भाई तुम लोग किस बात का तबीयत इतना खराब होता है कि परेशान है। अब हम सोच रहे हैं अपने यहाँ पे एक क्लिनिक भी खोलेंगे, सब बीमारी पड़ता रहता है, इंक्लूडिंग मी। चलो, तो नहीं है डाउट, आगे बढ़े। बोलो भाई, डाउट है कि आगे बढ़े? देखो बोलता नहीं है। हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आज डाउट ही नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 पिछले दिन अपने क्लास में जाते जाते थोड़ा समझा तो गए थे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा हिसाब इसका बनाएंगे, क्योंकि शीट है तो छोड़ छाड़ के नहीं भाग सकते। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पिछले लेक्चर में छोड़ा था, वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका बैलेंस शीट ऐसा है और नीचे क्लॉजेस लिखे हैं। इसमें अंतर ये आया था कि ये बीच में रिटायर कर गए थे। याद आ रहा है आपको? अब तक हम लोग जितने भी सवाल बनाए थे सब में क्या हो रहा था, 1 तारीख को यानी पहले दिन या आखिरी दिन को रिटायरमेंट कर रहे थे। यहाँ पे एक नया चीज आ रहा है कि ये बीच में रिटायर कर रहे हैं, 30 जून को रिटायरमेंट ले रहे हैं। सवाल मिला सबको? 30 जून को रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बीच में कहीं रिटायरमेंट है तो 6 महीना बिजनेस चल चुका है, और 6 महीना अगर बिजनेस चल गया है तो 6 महीने का प्रॉफिट भी कुछ हुआ होगा, तो उस 6 महीने के प्रॉफिट में भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना भाई? उनका हिस्सा तो बनेगा ना। सम्स के साथ जुड़ रहे हो, मेरे साथ भी थोड़ा जुड़ो। तो इनमें क्या करना है, नीचे वाला लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर्स ए कैपिटल अकाउंट। केवल ए का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बी और सी से कोई मतलब आपका है नहीं, तो केवल हम ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये तो बहुत छोटा सवाल हो गया ना, क्या बैलेंस शीट बनाना है ना कुछ करना है। 31 नंबर सम्स, आप मेरे साथ एक फॉर्मेट लेंगे, केवल ए का कैपिटल अकाउंट, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस सवाल को मेरे साथ साथ बनाएंगे। घर पे कोई बनाया है, ट्राई किया है? बनाइए, मौसम बन गया? चलो ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले इन्होंने कहा है कैसे हम लोग क्या करते हैं, इनके पास में ए के कैपिटल अकाउंट में 24,000 है, तो ये बन रहा है ए का कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ पे लिख लेना ऊपर, इज कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी 24,000 रुपया उनका कैपिटल में पड़ा, ये तो हमें उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। देख लेना छोटा ना लगे, जूम कर लेना अगर जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो 24,000 रुपया उनके कैपिटल का है, वो तो उनको देना पड़ेगा। अब उसके अलावा देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में 3,000 रुपया पड़ा है, और 3,000 को हम लोगों को कैसे बांटना है, 3, 2, 1 में। तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा, बाई वर्कमैन के नाम पे कितना मिलेगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के नाम पे कितना मिलेगा, 1,500। बोलो ठीक है। कैसे बांट रहे पता चल रहा है ना, जो 3,000 रुपया था उसको 3, 2, 1 में बांटे, तो 1 का हिस्सा 3/6 मतलब आधा आया, इसलिए 1,500। उसके नीचे रिजर्व लिखा है, तो रिजर्व को भी बांट देंगे बाई रिजर्व। रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व या जो भी रिजर्व फंड है, कितना है, 9,000 है,
तो यहाँ पे इनको मिलेगा 4,500 इनका हिस्सा। हर चीज में ये आधा लेंगे क्योंकि 3/6 है ना। और इधर लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, एसेट साइड में 6,000 का गुडविल पड़ा हुआ है, तो 6,000 का गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो टू गुडविल। ये हमारा पुराना गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर रहता है, इसको हम हटा देते हैं। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? एएस, भूल गए कौन सा? हाँ ठीक है, बोलो क्या बोला? 26, वेरी गुड। एएस 26 कहता है कि आप गुडविल में बनाया हुआ गुडविल को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में नहीं रख सकते। अगर गुडविल खरीदा हुआ है, परचेज गुडविल होता है। ये सब बात हम लोग कब किए थे? बहुत पहले, याद है ना, जब सारे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे मार्च में, हम लोग ये सब पढ़ रहे थे। याद आ रहा है कि एएस 26 गुडविल के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो क्या कहा गया था कि गुडविल दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ एक्वायर्ड, हमने बनाया है, वो गुडविल आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। एक परचेज गुडविल होता है, एसेट की तरह जब हम खरीदते हैं तो वो दिखा देते हैं। एएस 26 के अनुसार हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक्वायर्ड गुडविल है। ठीक है, तो गुडविल में कितना है? गुडविल पड़ा हुआ है इनके पास में 6,000, तो इनके हिस्से का गुडविल कितना कटेगा? 3,000। ये तो हमने बैलेंस शीट का सारा काम जैसे एबीसी में करते थे, हमें एबीसी करना ही नहीं है इस बार। क्या करना था? केवल ए का करना है। ठीक है, अब नीचे आओ, कह रहा है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल, दे दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के रेट से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कौन निकाल के देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले बताओ, पहला ऑप्शन निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले बात बताइए, इनका कैपिटल 24,000 रुपया था, ठीक है। इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि 12% का इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने धंधे चले हैं? 6 महीने का ब्याज देना है, तो 6/12 कितना हो रहा है बताओ भाई, हमको तो नहीं पता। 1440 रुपए, 1440 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे हमको इनको दे दिया। ठीक है, आगे सुनो, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेस ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कितना कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लास्ट 3 साल का जो प्रॉफिट है उसके एवरेज निकाल दो और उस पे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आएगा वो गुणा कर दिया। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इन्होंने शायद 2 साल दिया है ना। तो गुडविल बताओ 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना दिया है? नीचे दिया हुआ 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया है? 8/12, एक जगह रहने दो कोई दिक्कत नहीं। 4 साल का है तो डिवाइड बाई 4 कर लो, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। अच्छा, ये 3 है, ये 4 है, वेरी गुड। चलो ये है ना, तो 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया है? 8, 12 और 7। तो यहां 8,000 प्लस 12,000 और प्लस 7,000 कितना हो जाएगा? 12, 20, 8, 27, 27 और 9 चौका 36,000। तो टोटल गुड्स आ गया 36,000 रुपया। 36,000 में इन लोगों को अगर हम रेज राइट ऑफ करके देखना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या आप कैपिटल एडजस्टमेंट से करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का शेयर कितना आ रहा है? ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? 36,000 का, 36,000 का उसका शेयर कितना है? 3/6 है ना, तो यानी 18,000 रुपया एनी हाउस को मिलना चाहिए। और इनका ओपी रेशियो 3:1 है और न्यू रेशियो कुछ बोला नहीं है तो 2:1 ही पकड़ेंगे। तो इसका मतलब ये पैसा भी वो लोग कैसे गेन किए होंगे? ओपी एनपी अगर 2:1 है तो गेनिंग भी वो 2:1 होगा। कितना कितना आएगा? 12,000 रुपया और 6,000 रुपया। इतनी बात अगर समझ में आई, हाँ करोगे तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आया है? टोटल गुडविल 36,000 का, ए का शेयर 18,000, ए छोड़ के जा रहा है 18,000। भविष्य में 18,000 की कमाई जो ए को मिलने वाली थी वो छोड़ दे रहा है, वो ए और बी और सी लेंगे। और किस रेशियो में लेंगे? 2:1। कैसे 2:1 पाए? क्योंकि ओपी जो हमारा था वो 3:1 था और एनपी में ये चला गया तो 2:1 है। और हम सिखाएं कि ओपी एनपी अगर सेम होता है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग भी सेम होता है, तो इसलिए 2:1 में बांटा। तो इनको इधर दिखाना, दिख रहा है ना, इनको एक बार 12,000 मिलेगा और एक बार 6,000 मिलेगा। जो 12,000 रुपया मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? बी के कैपिटल से। किस बात का मिल रहा है? आप समझना चाहते हैं तो ब्रैकेट में गुडविल लिख लीजिए। और ये 6,000 रुपया जो मिला है ये सी का मिला है, सी से कैपिटल है। किस बात का मिला है? ये भी गुडविल का मिला है। ठीक है, तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया। अब ये देखो ध्यान से, एक चीज और समझना है हम लोगों को। ये जो 6 महीना बिजनेस चला है, इस 6 महीने में प्रॉफिट हुआ होगा,
तो इस 6 महीने का एक्चुअल प्रॉफिट तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि अभी तो हम फाइनल अकाउंट बना नहीं रहे। तो थोड़ा इस तरह घुमाओ। जो 6 महीने का प्रॉफिट अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दो तरीका से ये प्रॉफिट निकलवाते हैं। दो तरीका है इनके पास इस साल का 6 महीने का प्रॉफिट निकालने का। एक तो होता है सेल बेसिस और एक होता है पीरियड बेसिस। क्या बोले? एक तो सेल बेसिस पे होता है और एक पीरियड बेसिस पे। करेक्ट नेट प्रॉफिट तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि अभी हम फाइनल अकाउंट बना ही नहीं रहे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट 6 महीने का निकालना है, इसको निकालने का दो तरीका। कौन कौन सा तरीका बच्चा बताओ? अभी आपको बताया, एक होता है पीरियड बेसिस, ठीक है, एक होता है पीरियड बेसिस और एक होता है सेल्स बोलो या टर्नओवर बोलो। टर्नओवर का मतलब ही सेल होता है, टर्नओवर बेसिस। बात समझ में आ रही है? पीरियड बेसिस में क्या होता है, ऐसे समझते हैं कि पिछले साल 12 महीने धंधा किया, पिछले साल 12 महीने धंधा किया, 1 लाख कमाया। तो इस साल 6 महीने धंधा किया तो कितना कमाएंगे? 50,000 कमाएंगे। ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये होता है पीरियड बेसिस। पीरियड बेसिस मतलब पिछले साल के तुलना में, जैसे भी वो बता दें, 3 साल का एवरेज लगवाएं या 1 साल का बताएं कि लास्ट ईयर के बेसिस पे आप निकाल लीजिए। तो पीरियड बेसिस मतलब समय को आधार बना के किया जा रहा है। पिछले साल अगर हमने 1 साल धंधा किया था और 1 लाख कमाया था, इस साल हम 6 महीना धंधा किए हैं तो कितना कमाएंगे? आधा कमाएंगे, यानी 50,000 कमाएंगे। सेल बेसिस में क्या होता है, पिछले साल हमने 10 लाख का सेल किया था और 10 लाख पे 3 लाख कमाया था, और इस बार हमने 5 लाख का 6 महीना में केवल 4 लाख का सेल किया। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके निकाल लेंगे। जितना सेल करते थे तो सेल पे जितना जीपी कमाते थे। मान लो लास्ट ईयर हमने कितना कमाया था, अभी बताया 10 लाख का सेल किया था और 3 लाख कमाया था। 10 लाख का सेल करके 3 लाख कमाया था। इस साल अभी तक हमने 7 लाख का सेल कर लिया है 6 महीने में, तो कितना प्रॉफिट होगा निकाल लेंगे भाई। 10 लाख पे अगर 3 लाख कमा रहे हो तो 1 लाख पे 3/10 कमा रहे होगे, और 7 लाख पे कितना कमाओगे? 3/10 × 7, कितना प्रॉफिट हुआ होगा? हा? तो ये दो बेसिस पे हमको दे सकते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए। भाई 6 महीने का यही झंझट है। अब तक का जो सवाल किए थे उसमें हम लोगों को प्रॉफिट का झंझट नहीं रहता था। क्या होता था, 1 तारीख को रिटायरमेंट होती थी या 31 तारीख को रिटायरमेंट होती, तो प्रॉफिट वाला झंझट नहीं था। बीच में कोई चला जा रहा है तो हमने क्या करना पड़ेगा? उतने दिन का प्रॉफिट करना पड़ेगा। तो इस सवाल में कैसे बोला हमको पता नहीं, टर्नओवर बोलेगा या पीरियड बोलेगा, कुछ तो एक बोलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे रह दो, यहाँ पे देखो लास्ट में ये कह रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट फाइनल अकाउंट से लेकर के टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। इसका मतलब है अगले पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसको आधार मान के आप निकालिए। तो पिछले साल कितनी प्रॉफिट हुई थी बताओ? रह दो, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था बताओ? पिछले साल 2000 कौन सा था साल? ये 2000 आपका 12 चल रहा है, यानी 2012 में कितना सेल हुआ था? देखो कितने का प्रॉफिट हुआ है। 2012 इनका लास्ट ईयर है ना? तो 2012 में ये 7,000 का प्रॉफिट किए। इसका मतलब है कि साल भर में 7,000 का प्रॉफिट किए। और अभी धंधा कितना चला है? 6 महीना। तो 6 महीना में 6 मंथ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स प्रॉफिट। दिशा तुम बता पाओगी? बताओ अच्छा कितना हो जाएगा? अरे नालायक, आधा हो जाएगा। और क्या, उसमें कैलकुलेटर चाहिए। कैलकुलेटर सारा बोर्ड हटा दिया, तुम ही लोग का बोर्ड बचा है खाली। अब सारे बोर्ड्स वाले हटा दिए। सीबीएसई वाले तो हटा ही दिए थे, नहीं था। आईसीएसई वाले भी, अरे डब्ल्यूबी वाले भी हटा दिए। 3,500। अच्छा मेरा प्रश्न है कि 6 महीने के धंधे में हमारा 3,500 का प्रॉफिट हुआ है। क्या ये 3,500 पूरा ए को मिलेगा कि इसमें बी और सी का भी हिस्सा है? धंधा अकेले ए चलाया है कि ए बी सी तीनों चलाए हैं? तो इसका मतलब इसमें ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है, सी का भी हिस्सा है। तो मेरे को किसका बना रहे हैं अकाउंट? केवल ए का। तो कितना आ रहा है बताओ? शेयर ऑफ ए का कितना आ जाएगा बताओ आप लोग? 3,500 रुपया 6 महीने की प्रॉफिट है, इसमें ए का हिस्सा 3/6 कितना? 1750 बता रहे हो। ठीक है, यानी इनको 1750 रुपया और मिलेगा। इस तरफ होना 1750 रुपया इनको और मिलेगा। ठीक है, किस बात का मिलेगा? यहाँ पे ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या लिखेंगे ये बताइए। हम लोग पिछले दिन बताए थे, इस पे भी चर्चा भी करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पीएल सस्पेंस अकाउंट। अब ये क्या होता है इसके बारे में आपको भी थोड़ा बताएंगे। खाली ये समझ के रखो प्रॉफिट जब आता है तो पीएल सस्पेंस लिखते हैं। अभी डेथ में इस पे और डिटेल में जाएंगे, बताएंगे। तो ये इनका पूरा हिसाब है।
इतना ही पैसा ही पाते हैं, कुछ ड्राइंग किए नहीं, कुछ लॉस वॉस इनको हुआ नहीं। पहला सवाल इजी सा, रीवैल्यूएशन वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो ये इनका हिसाब है। आप टोटल लगा के दिखाइए, इनको कुछ पैसा हमने दिया है क्या? तो नहीं, इनका जो भी पैसा आएगा वो पूरा का पूरा लोन में चला जाएगा। तो आप कैलकुलेट करके बताइए 2A के लोन में कितना जा रहा है, ए के लोन अकाउंट में कितना जाएगा भाई? 48,190। ये आ गया 48,190। इसमें आई होप आपको सब बात समझ में आएगी, सिवाय एक बात के कि ये पीएल सस्पेंस क्या होता है, ये क्यों लिखे आप? यही होता है क्या नाम है सिद्दीका, यही बात है, बाकी सब तो समझ में आया है। जब कोई आदमी रिटायर करता है तो हम क्या क्या देते हैं, उसका जो जो हिस्सा दे देंगे भाई, उसका पूंजी दे दो, प्रॉफिट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पड़ा हुआ है, ये इसका जरूरत नहीं है तो फ्री रिजर्व हो गया, ये बांट दो, रिजर्व बांट दिया, उसके 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, या गुडविल का पैसा दे दिया, और ये प्रॉफिट दे दिया, 6 महीने का प्रॉफिट है ये, ठीक है। और इतने में से कटा क्या, उसका गुडविल का पैसा कट गया, और ये उसका पैसा बन रहा था, लोन दे देंगे। लोन अगर हम हिसाब बना दिए, अब लोन का पैसा हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम लोन नहीं देते हैं तो 6% का ब्याज लग रहा है। ये कौन बताता है? ये एक्ट बताता है कि इस पे 6% का ब्याज देना पड़ जाएगा अगर आप समय से नहीं देंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करिए, केवल एक बात समझाना है, पीएल सस्पेंस क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको रोक दो थोड़ा देर के लिए, कॉपी कर लो फटाफट। पीएल सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ऑन कर दिया। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि पीएल सस्पेंस क्यों लिखते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि, रुको, टेढ़ा क्यों चल रहा है, ये मेरा साल है, यहां पे हम फाइनल अकाउंट कहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं फाइनल अकाउंट, तब हमको पता चलता है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ये महाशय बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारा मॉर्निंग नहीं कहा, तो ठीक है, ये फाइनल अकाउंट जो है, फाइनल अकाउंट हमें कहां बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है यहां पे, लेकिन ये तो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। अब ये 6 महीना में क्या स्थिति बनेगी हमें तो पता ही नहीं है। यहां पे हो सकता है कि प्रॉफिट हो और हो सकता है कि लॉस भी हो जाए। तो जब प्रॉफिट होगा तभी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देते हैं। प्रॉफिट अगर मान लो प्रॉफिट नहीं होता, डीड में क्या बोलते हैं भाई, जो एप्रोप्रिएशन की चीजें होती हैं वो हम कहां से देते हैं, वो तो हम प्रॉफिट में से ही देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा यही संशय है। तो यहाँ पे जो भी पैसा हम प्रॉफिट का दे रहे हैं उसको हम एक लॉस मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है पीएल सस्पेंस। पीएल सस्पेंस से हमने 1750 रुपए दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। ये सारा चीज एक्चुअली पीएल सस्पेंस में है, क्योंकि ये सब चीजें हमें कहां से दी जाती हैं, प्रॉफिट से दी जाती हैं। अब जब लास्ट ईयर मान लो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो हम तो प्रॉफिट कमाने से पहले ही इतना लॉस में चल रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। मान लो 50,000 प्रॉफिट होगा तो 50,000 में ये कट जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस पे एप्रोप्रिएशन बनेगा, दोनों पार्टनर लेंगे। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये प्रॉफिट से तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास फाइनल अकाउंट बना नहीं, पीएल एप्रो है नहीं। तो इसको कौन से अकाउंट से देते हैं, पीएल एडजस्टमेंट बोलते थे इन लोग, पीएल एडजस्टमेंट बोलती हो या रीवैल्यूएशन बोल लो या पीएल सस्पेंस। ये सस्पेंस में मतलब एक लॉस बन के चलेगा। बैलेंस शीट में कहां दिखेगा बताओ, एसेट साइड में लॉस है तो किस साइड में दिखेगा। इतना रुपया तुम प्रॉफिट से दे दिए हो तो ये तो तुम्हारे लिए लॉस है ना, फर्म के लिए लॉस है, तो ये कहां दिखेगा, एसेट साइड में दिखता है। आप तो जानते हैं सारा लॉस एसेट साइड में दिखता है, डेबिट आइटम एसेट में तो दिखेगा। ले लीजिए सारा, सारा ले जाइए, हाँ ले लीजिए। चले, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि पीएल सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि पीएल सस्पेंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ नहीं पता, ये टेम्पोररी लॉस मान के चलते हैं। जब वहां पे प्रॉफिट लॉस होगा, अब मान लो पिछले, अब नेक्स्ट ईयर गए हम लोग तो लॉस हो गया, तो भाई अब लॉस हो गया तो पार्टनर से थोड़ी ना बोलने जाएंगे भाई आपका लॉस हो गया आप इतना भरिए, तो कहेगा जब हम थे तब तक तो प्रॉफिट है, तुम लोग खराब किए यहाँ पे, हम क्या करें। तो लॉस यहाँ पे 50,000 होंगे, तब फर्म का टोटल लॉस ये होगा और इसको बी और सी ले लेंगे, समझ में आ गया। तो ये एक टेम्पोररी लॉस हम बुक करके चलते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे इसको पीएल एप्रो में एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर है, चलो जी, ये 31 नंबर सवाल हुआ, इसको 1 मिनट पॉज करिए, देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं कि जितना आपका हिसाब बन रहा है, कुछ पैसा तुरंत दे रहे हैं, कुछ पैसा इंस्टॉलमेंट में देना है। तो इंस्टॉलमेंट में आपको पता ही है कैसे देते हैं, इंस्टॉलमेंट में 3 महीना 6 महीना साल भर जो भी स्कीम लगा दें कि भाई ऐसे ऐसे किस्ती बना दें, किस्त बना के हमें पैसे जमा कर दें, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, अब इसमें कुछ नया नहीं है और आप आराम से इसको बना लेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बनेगा, हमने कहा था एक अकाउंट बना के दिखाएंगे, एक बना दिया है।
35-36 तक ऐसा ही है। इंस्टॉलमेंट लोन अकाउंट आपको बनाना सिखाया हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत बने तो रिवीजन क्लास में पूछना फिर। तो इतना दूर तक ये समझ में आया है? हाँ, तो इस तरह से तुम्हारा रिटायरमेंट का पूरा शीट खत्म हो गया है। अब इसको प्रैक्टिस करिए। अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो अगले स्लाइड में शुरू करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए सबको नमस्ते, थोड़ा देर ब्रेक, बाय। अब हम लोग आज रिटायरमेंट हो गया कंप्लीट, अब डेथ शुरू करने जा रहे हैं। डेथ में एक चीज जो तुम्हारे शीट में तो है लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो शीट में है तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आप ले लीजिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन जो लोग देंगे उसमें ये टॉपिक आएगा और बार बार आया है, आप लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, सब उसको क्यों देख रहा है? अच्छा, वो फाउंडेशन देने वाला इसलिए, ठीक है भाई। ऐसे गिरे हुए नजर से तुमको देख रहे हैं, एक बड़ा पाप करने जा रहा है, ठीक है। अगर फाउंडेशन देना है तो तैयारी शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो 12 में पढ़ रहे हो ना, ये सारा का सारा फाउंडेशन में है। तो फाउंडेशन में अगर यहाँ ढंग से पढ़े रहोगे तो फाउंडेशन का तैयारी अकाउंट्स में कुछ करने का नहीं रहेगा, 1-2 चैप्टर पढ़ाना रहेगा, वो पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक नया चीज आता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में समझते हैं, ये क्या होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, है ना? इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हमने कहा था कि इसके लिए अलग एक वीडियो बनवा ही देंगे, और सब लोग बार बार परेशान होते हैं कि जीएलपी क्या होता है, जेएलपी क्या होता है, परेशान होते हैं। अच्छा, पॉलिसी क्या होती है ये तो आप समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी, इधर घुमाओ थोड़ा, इसको ना दिखाओ, पहले हम पढ़ा दें, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दें, इधर घुमाओ और घुमाओ, बस ठीक है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है पहले समझिए। सबसे पहले हम एक जानते हैं पॉलिसी होती है, ज्वाइंट शब्द को अगर छोड़ भी दें तो एक बनता है लाइफ पॉलिसी, है ना? तो एक छोटा सा एग्जांपल दें, और सही घटना है लेकिन थोड़ा उसको मसाला लगा के सुना दे रहे हैं। हम लोगों के घर के पास में, एक्चुअली दिशा के घर के पास में एक लोग रहते हैं, विशाल पांडे लोग को जानते हैं, विशाल पांडे या संजना लोग को जानती हो ना? तो वे लोग, उनके पिताजी जो थे उनका नाम विनोद था। तो एक बार उनको तबियत खराब हुआ, ठीक है ना? तो उनको तबियत खराब हुआ तो दिखाए तो डॉक्टर बोला कि आपको कैंसर हो गया है। एक्चुअली एक लाइव एग्जांपल ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनका जब तबियत खराब हुआ तो डॉक्टर बोला आपको कैंसर हो गया, और गले में हो गया था, शायद यहीं कहीं हो गया था। तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो जब वो ऑपरेशन ठीक हुआ तो सब उनको बोला कि भाई आपको डर है, आपके 4 बच्चे, 4 हैं 5 बच्चे हैं, जो भी है 4-5 बच्चे हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा। विशाल बड़ा छोटा सा था, 3-4 साल का था, बहुत छोटा था, अभी तो शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, बहुत पुरानी बात है। तो उनको कोई एलआईसी एजेंट था जो लाइफ पॉलिसी बेचते हैं, उन्होंने कहा कि आप एक पॉलिसी ले लीजिए, कमाई ठीक ठाक है आपकी, अगर आप ठीक ठाक से प्रीमियम भरेंगे तो मान लीजिए कल आज न कल आपको कुछ हो भी जाता है तो आपके परिवार वालों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो हम कल्पना से बोल रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ का एक पॉलिसी ले लिया, 1 करोड़ रुपए का एक पॉलिसी ले लिया, ठीक है। 25 साल में मिलेगा, 25 साल तक अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं, पॉलिसी का कंडीशन ऐसा होता है कि हमें हर महीने कुछ ना कुछ जमा करने पड़ते हैं, है ना? कल्पना से मान के चलते हैं कि 1 करोड़ का उन्होंने पॉलिसी लिया है और हर महीने उनको, हर साल उनको 20,000 रुपये जमा, महीना नहीं साल में, प्रीमियम मान लेते हैं साल का जमा लेते हैं, तो 20,000 रुपये जमा करना है। तो 20,000 रुपये हमने, आज कितना तारीख है, आज ध्यान से सुनना, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो सकता है आज ही यही खत्म हो और कुछ ना पढ़ा पाए, लेकिन बढ़िया से समझना क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार 2 बार 3 बार पढ़ाना पड़े, फिर बीकॉम में पढ़ाना पड़े, फिर फाउंडेशन में पढ़ाना पड़े, उससे अच्छा यही ढंग से पढ़ लो, टाइम भी है अपने पास, तो क्या है। तो 20,000 रुपये हमने एक पॉलिसी जमा की, आज 7 तारीख है और ये मेरा LIC एजेंट है, इन्होंने कहा सर आप दीजिए 20,000 रुपये, हमने दिया, इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, फॉर्म वॉर्म भरा और आज ही जा करके इसको लॉग इन किया और मेरे नाम से प्रीमियम कंपनी के पास में क्या हो गया, जमा हो गया। मेरा सम एश्योर्ड कितना है, 1 करोड़ रुपया, सम एश्योर्ड है 1 करोड़, मतलब जितने की पूरी पॉलिसी है। तो 1 करोड़ रुपया अगर मिलेगा, 2 कंडीशन है, ये 1 करोड़ रुपया तब मिलेगा, 2 कंडीशन है, या तो 20 साल पूरा हो जाए, 20 साल में हमको कुछ ना हो और 20 साल पूरा होने के बाद में हमको 1 करोड़ मिल जाएगा, या इस 20 साल के दौरान में हमारा डेथ हो जाए, है ना, हमारा डेथ हो जाए तो पॉलिसी क्या होगी, मैच्योर्ड हो जाएगी और प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं होगी और पूरा का पूरा 1 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपने भाई से ही बोल दें कि आज चाकू मार दो कल मिल जाए 1 करोड़, ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्राइम पेट्रोल में ऐसा दिखाया था एक बार कि ऐसा एक आदमी के ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, तो 4-5 पॉलिसी ले लिया था और अपने दोस्त से बोला हमको मार दो, मार दिया। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पकड़ा, बोला ये क्या क्राइम कर रहा है अपने खुद ही,
पैसा लेने के लिए अपने आप को मरवा रहे हैं, तो ऐसे नहीं मिलता। मान लो नेचुरल डेथ हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, डेथ हो गई, आज 7 तारीख है, आज ही हमने पॉलिसी खरीदी है और एक प्रीमियम जमा किया जस्ट 20,000 रुपए, और मेरा डेथ हो गया कल 9 तारीख को या 8 तारीख को। मेरा प्रश्न ये है कि कंपनी वाला 1 करोड़ रुपया मेरे परिवार वालों को देगा कि नहीं देगा? सोचो, बताओ, अपने पॉलिसी सोच के बोलो। संस्कार कह रहे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा संस्कार? हमारे उनके बीच में यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जिस दिन से हमने पॉलिसी खरीद ली और 20 साल, इतना दिन वो लाइफ कवरेज देंगे, अगर हम डेथ हो जाती है मेरी तो नहीं देंगे। तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों है कि नहीं देगा? बोलो, कुछ बात बोलते हो तो उसका लॉजिक भी तो दिमाग में चलता होगा ना। बोला ऐसे कैसे 20,000 जमा करके 1 करोड़ लेंगे? ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगर मान लो हम 19 साल तक प्रीमियम जमा कर दिए, 20वें साल में डेथ हुआ तो भी, या मान लो 20वें साल का डेथ प्रीमियम जमा करके मरे, तब भी 1 ही करोड़ मिलेगा। वो कह रहे हैं कि या तो टाइम पूरा हो जाए या तो आपकी डेथ हो जाए, मतलब जिस ऑक्यूरेंस है वो ऑक्यूरेंस में मिल जाएगा आपको, मतलब इवेंट अकर्ड हो जाए। समझ पा रहे बात को? तो एक भी प्रीमियम अगर हमने जमा कर दिया है तो हमको पॉलिसी का सम एश्योर्ड, तो जितने रुपए का हम पॉलिसी लेते हैं उसको कहते हैं सम एश्योर्ड। तो हमारा सम एश्योर्ड कहां मिलता है? यहां पे सम एश्योर्ड। ये हम अभी कल्पना के लिए मान के चल रहे हैं कि हमने एक पॉलिसी ली जिसका सम एश्योर्ड 1,20,000 है, ओके। यानी साल पूरा हो जाएगा, 20 साल पूरा हो जाएगा तो हमको 1,20,000 रुपया मिलेगा। इस सवाल के हिसाब से आ रहे हैं। हम हर साल प्रीमियम जमा करते हैं, प्रीमियम 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 जमा करते आ रहे हैं, ठीक है ना। हमने मान लो कि 4 साल प्रीमियम जमा कर दिया, यहाँ पे 4 प्रीमियम यहाँ पे जमा हो गया, और हर साल 5,000 रुपए करके हम प्रीमियम जमा करते हैं, ठीक है ना। 5,000 रुपए करके हम प्रीमियम जमा करते हैं और इसको बोलते हैं, यही सम एश्योर्ड है। अब मेरा मन कह रहा है कि भाई हम 6वें महीने में इस पैसे को, प्रीमियम को तोड़ देंगे, हमको बहुत पैसे की जरूरत हो गई। हम जब कोई पॉलिसी वगैरह खरीदते हैं तो उस पर एक कंडीशन भी रहता है कि हम बीच में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में तोड़ने पे हमें पूरा पैसा नहीं मिलता, हमें कुछ घट के मिलता है। क्यों घट के मिलता है, ये कभी सोचा है क्यों घट के मिलता है? दिशा के पास अभी 20,000 रुपया आया, किस बात से आया? रक्षाबंधन में कमाई। बोली सर मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें इस पैसे का? हम बोले हमको जमा कर दो। बोली लेकिन अगले हम 5 साल बाद आपसे लेंगे। हमें मंजूर है, हम आप 5 साल में आपको ब्याज भी दे देंगे। तो इन्होंने 20,000 रुपये हमको दे दिया 5 साल के लिए। अगले ही साल इनके पेट में दर्द हो गया, अरे सर नहीं आप दे ही दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो इनसे पैसा लिए थे उस पैसे से कुछ कमा के तो इनको ब्याज देंगे। हमको ये पता था कि दिशा 5 साल तक हमसे पैसा मांगने वाली नहीं है, तो हम उसको कहीं बड़ी जगह पे इन्वेस्ट किए कि 5 साल तक कमाते रहेंगे। अब अचानक से बोल रही मेरा पैसा दीजिए, तो हमारा भी तो नुकसान होगा। अगर हम तोड़ेंगे, कहीं से कुछ पैसा ले आएंगे तो मेरा भी तो नुकसान होगा। इसलिए कंपनी कहती है कि अगर आप बीच में तोड़ते हैं तो जितना जमा किए उतना भी नहीं देंगे, हम आपको उससे कम वैल्यू देंगे, ठीक है ना। हमेशा जितना आप जमा किए, मान लो 4 साल में 6 साल में आप 30,000 जमा दिए, 26,000 देंगे, ऐसा देंगे। तो उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? हर साल का जैसे ही आप सरेंडर वैल्यू, बहुत अच्छा ये लिखती है, क्या नाम है, मौसम। हर कॉपी लास्ट ईयर का 11 का कॉपी उठाए, सारा बात लिखी है। क्लास में बहुत सारी बातें तो याद करके थोड़ी आते हैं, सिचुएशन से बताते हैं, लिखते जाती है सारी बात। अच्छा है। सरेंडर वैल्यू होती है। तो सरेंडर वैल्यू क्या होता है? ये हमेशा लेस देन प्रीमियम होगा। प्रीमियम आप जितना, जब हम 20 साल का प्रीमियम खरीदते हैं ना, 20 साल का पॉलिसी खरीदते हैं तो प्रीमियम 5,000 है, हर साल 5,000 रुपए करके हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं। ऐसे 20 साल का वो ना हमको सरेंडर वैल्यू लिख के दे देंगे कि 1 प्रीमियम जमा कर दिया तो आपका सरेंडर वैल्यू 2,500 मिलेगा, 2 प्रीमियम जमा कर दिया तो आपको 4,000 मिलेगा, 3 प्रीमियम जमा कर दिया तो 6,000 मिलेगा। ऐसे ऐसे वो 20 साल का लिखा रहेगा। सोचो हम जमा किए 15,000, अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो हमको कितना मिलेगा? केवल 6,000। 15,000 में 6,000 मिलेगा। ऐसे ऐसे बनता, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। लास्ट ईयर में तो पूरा ही मिल जाता है, 1 करोड़ मिल जाएगा, 1,20,000 जो भी पकड़ के रखे। तो इतनी बात समझ में आएगा क्या क्या चीज हो गया। इस प्रीमियम में ये जो हम भरते हैं इसको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम। तो ये 3 शब्द तो पहले आपसे समझ जाइए कि प्रीमियम क्या है, सरेंडर वैल्यू क्या है, सम एश्योर्ड क्या है। बात समझ में आ गई इतना दूर? आगे चलें। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि ये जो प्रीमियम हम 5,000 रुपया मान लो पहले साल का बता रहे हैं, या 4 साल की पूरी बात करें, 1 साल का समझ जाओगे तो सारे साल का समझ जाओगे। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए हमने 5,000 प्रीमियम दिया है,
इस प्रीमियम को अगर हम खर्चा भी मान सकते हैं तो इसमें 3 केस बनता है। केस 1, पहला केस क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। केस 1 का मतलब ये है कि जब हम प्रीमियम को एक एक्सपेंस की तरह मानते हैं, जो प्रीमियम दे रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, एक्सपेंस मान रहे हैं, तब क्या क्या एंट्री होगी। 3 केस है और तीनों केस पढ़ा देते हैं, आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले केस 1 में जब हम प्रीमियम पेड करते हैं तो क्या एंट्री करते होंगे, व्हेन प्रीमियम पेड, यानी पॉलिसी हमने खरीदी। जनरल एंट्री कौन बताएगा, बताओ। हमने प्रीमियम भरा है, क्या एंट्री बनेगी बताओ क्या बनेगा जनरल एंट्री। एजेंट आया है, एजेंट को हमने 5,000 रुपए का चेक बना के दिया है, जनरल एंट्री क्या बनेगी मौसम, बोलो। वेरी गुड, इन्होंने कहा है प्रीमियम टू कैश, एक्चुअली में ये बनेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने खरीदी ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये साल के किसी दिन भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट ले लो। अभी एक प्रीमियम का ले रहे हैं तो आप एक प्रीमियम का हिसाब सोच के चलो, ठीक है। ठीक है, साल कंप्लीट हुआ, इस खर्चे को तो हम खर्चा मान रहे हैं ना, इसको क्या मान रहे हैं कि ये एक एक्सपेंस है, तो सारा एक्सपेंसेस हम कहाँ राइट ऑफ करते हैं, इसको क्या, इसको राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। कहां से राइट ऑफ करोगे, या तो ट्रेडिंग से या तो पीएल से। क्या ये डायरेक्ट खर्चा है, बोल भाई। डायरेक्ट खर्चे का मतलब क्या, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, कहाँ कैंसिल होगा ये, पीएल में। तो इसको हम पीएल में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट लाइफ प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। अगर रिटर्न ऑफ क्यों कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ, प्रीमियम रिटर्न ऑफ करेंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ, प्रीमियम रिटर्न ऑफ कर दिया। एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है जी, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 5,000 रुपया। बोलो समझ में आया सबको इतनी दूर बात। हमने क्या किया, खर्चा माना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ऐसे प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं, ध्यान समझना। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने डेबिट किया और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमने खत्म कर दिया, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है अब कहीं मेरे बैलेंस शीट में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दिखेगा, नहीं, क्योंकि जो 5,000 आप रुपया पे किए उसको आप एक खर्चा मान रहे हैं, तो खर्चा की तरह दिखा दिया, तो इसका कोई वजूद है नहीं। लेकिन एक पॉलिसी तो है हमारे पास। क्या हो गया, ठीक है आराम से करो। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नाम का एक वजूद तो है हमारे पास, एक सर्टिफिकेट तो है ना। अब इस सर्टिफिकेट को हमने रखा है, लेकिन इसके ऊपर जो खर्चे किए उसको हमने खर्चे के तौर पे दिखा दिया, ठीक है। एक और प्रश्न का जवाब दीजिए। मान लीजिए कि ये मेरा पीएल अकाउंट है, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब मान लो ये मेरा पीएल अकाउंट है और मेरा 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, सब खर्चा वर्चा काटने के बाद। क्यों हंस रहा है भाई, क्या हो गया, इतना हंसी क्यों, इसमें ज्वाइंट लाइफ में इतना हंसी क्यों। चलो ठीक है, तो 50,000 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ है सारा खर्चा वर्चा काटने के बाद। अगर हम जेएलपी में 5,000 रुपया अपना खर्चा दिखा देंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 45,000, 45,000 बचेगा ना। और इस प्रॉफिट को कौन लेंगे, तीनों पार्टनर लोग होंगे, 15-15,000 ले लिए मान लो। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पे हम लोगों ने 5,000 लॉस कर चुके हैं, लॉस कर चुके हैं ना। अब मेरे पास में प्रॉफिट में हम कितना पाए हैं, 15-15,000। इस बात को ध्यान रखना कि 15-15,000 रुपए हम पाए हैं, क्योंकि खर्चे के तौर पे दिखा देने से जब हम अपने प्रीमियम का खर्चा, प्रीमियम का जो पैसा है उसको खर्चा दिखा रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है। और कम होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि हमको प्रॉफिट कम कम मिल रही है। समझ में आ रहा है बात। अब सुनो, इसमें हुआ क्या कि हमने प्रीमियम जमा किया और ऐसे प्रीमियम जमा करते 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 हमने 5-6 साल जमा किया। अब एक पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ वाला चैप्टर शुरू हो रहा है इसलिए डेथ से बता रहे हैं, सरेंडर वैल्यू में अलग तरीके से बताएंगे। अब डेथ हो गया, और डेथ होने के बाद कंपनी हमको कितना देगा, 1/20 देगा कि भाई मैच्योर हो गई आपकी पॉलिसी, मर गया कोई पार्टनर। तो पॉलिसी कभी कभी हम लोग 2 तरीके से खरीद सकते हैं, पहले भी बताएंगे, फिर से सुन लो। एक पॉलिसी खरीदेंगे, उसमें तीनों पार्टनर का नाम डाल दिया, और 3 पार्टनर के नाम पे इंडिविजुअल अलग अलग भी खरीदते हैं। तो अभी ये ज्वाइंट लाइफ चल रहा है, मतलब एक ही पॉलिसी में तीनों पार्टनर का नाम है, तो तीनों में से कोई भी मरेगा तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। एक पॉलिसी लिया है जिसमें तीनों पार्टनर के नाम डाल दिए, तो इन तीनों पार्टनर में से किसी का भी डेथ हो जाए तो इवेंट ऑकर्ड हो गया, अब हमको पैसा मिलेगा।
मान लो पूरा हो गया, कोई मरा, ए बी सी में से कोई मर गया, पैसा 1,20,000 मिलेगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी? व्हेन पॉलिसी इज मैच्योर्ड, जब हमारी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। व्हेन पॉलिसी मैच्योर्ड, यानी मैच्योर्ड का मतलब हो गया क्लेम रिसीव्ड, हमने क्लेम रिसीव किया। बहुत लोग इसमें दो तरह से एंट्री करते हैं, आप एक की एंट्री करो। क्यों? एक ड्यू एंट्री पास करते हैं क्लेम करने का, एक रिसीव करने की एंट्री। हम सीधा सीधा पास कर रहे हैं। मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, मेरे को चेक मिलेगा ना, कंपनी एक चेक देगी ना, भैया आपका पार्टनर मर गया तो 1,20,000 रुपया ले लीजिए आप। 1,20,000 मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, और मेरे पास जो सर्टिफिकेट पड़ा था, चाहे हमने उसमें 1 महीने का 1 साल का प्रीमियम भरा हो, 2 साल का भरा हो, 10 साल का भरा हो, वो सर्टिफिकेट वो ले जाएगा, तभी तो हमको मैच्योर करेगा। तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट था, लेकिन उसका कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं था, वो एक लेजर में एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। बोलो, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने की आ जाएगी हमारे पास? 1,20,000। ठीक है। अब ये देखो, इधर देखो ना, अब ये देखो, अगर हमारे पास अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एक लेजर आ गया, जेएलपी क्रेडिट हुआ 1,20,000 से, क्रेडिट हुआ 1,20,000 से। रीजन कौन है? बैंक। इतनी बात समझ में आई है? मेरा प्रश्न अब तुमसे है, अब ध्यान से बात को जवाब देना। ये जो 1,20,000 रुपया पॉलिसी जिंदा हुआ एक प्रॉफिट की तरह दिख रहे हो, इसको एक एसेट की तरह, एक प्रॉफिट की तरह दिख रहे हो? भाई एक प्रॉफिट है ना, ये 1,20,000 है। इस 1,20,000 पे ए बी सी तीनों का हक है कि खाली ए का, कि खाली बी का, कि खाली सी का? क्यों? मरने का काम तो खाली अकेले ए किया है, तो तुम तीनों को कैसे बांट दोगे? तीनों का नाम है, तीनों का नाम है। अच्छा चलिए, हम मानते हैं कि 3 पार्टनर हैं, तीनों का इंडिविजुअल लिया गया है। ए मर गया और ए की पॉलिसी से इतना मिला, अब किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा? बताओ। सिर्फ ए को मिलेगा ना भाई। ये बिजनेस चल रहा है, व्यापार है, समझे? चाहे ऑनर्ड होगा, चाहे आप जो भी चीज है, उस पे तीनों का हक है। तो जो मरा है, जो पैसा आया, उस पे भी तीनों लेंगे, और जो लोग नहीं मरे हैं उनका सरेंडर वैल्यू में भी सी पाएगा। बात को रिलेट कर पाए हो या नहीं? समझो, मान लो हम ए पार्टनर, ये बी पार्टनर, ये सी पार्टनर, ठीक है ना? 3 पॉलिसी, तीनों पॉलिसी का पैसा कौन जमा करता है? फर्म जमा करता है। तीनों मिल के मतलब फर्म जमा करता है। तो जो भी चीज है उसमें तीनों का हक है कि खाली एक का हक हो जाएगा? मतलब मेरे नाम से एक बिल्डिंग खरीद दिया जाए तो उस बिल्डिंग का मेरा हो जाएगा, तीनों का हक रहेगा। मेरे नाम से खरीद लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा परिवार वाला झगड़ा करके मेरे पापा का है। अरे तुम्हारे पापा क्या कहां से लाए थे? फर्म से जमा हुआ था, इसका सारा प्रीमियम फर्म से जमा, तुम कैसे मांग लोगे? तो हम अगर मान लो डेथ हो जाती है मेरी 1,20,000, एक पॉलिसी को समझो, हमारा अगर डेथ हो गया 1,20,000 रुपया मिला, तो वो मेरे परिवार को नहीं मिल जाएगा, हमको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा। तो खत्म हो गया, तीनों को मिला, मान लो 40,000 रुपया मिल गया तीनों को। तो मेरे परिवार वाले कहेंगे, रौनक तुम्हारे पास जो प्रीमियम पड़ा है उसमें भी तो पापा का हिस्सा है, वो भी दीजिए। वो मरा नहीं है, उसके सरेंडर वैल्यू में हमको मिलेगा, इसके सरेंडर वैल्यू में हमको मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी तो केवल एक मैच्योर हुई है। लेकिन दूसरा पार्टनर का जो पॉलिसी जिंदा है, कहेंगे उसको बेचो, उसमें से मेरा पैसा दो, उसको सरेंडर करो, मेरा पैसा दो। तो ये लोग का मन है, ये सरेंडर करें या ना करें, कहेंगे आपका जो पैसा बनता है वो ले लीजिए, अपना पॉलिसी चलाते रहेंगे, क्योंकि सरेंडर करने पे तो लॉस हो जाता है ना। तो पार्टनर को चाहे जितनी पॉलिसी है, सब पॉलिसी पे सबका हक होता है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि एक पॉलिसी पे एक का हक है, बी का बी पे, बी का सी का सी पे, ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो मेरे नाम पे 1,00,000 की पॉलिसी, इनके पे 2 है, इनके पे 3 है, तो भाई 1,00,000 की पॉलिसी पे भी तीनों का हक है, 2 के पॉलिसी पे भी तीनों का हक है, 3 के भी पॉलिसी पे तीनों का हक है, सब चीज पे सबका हक है। यहाँ पे हम ज्वाइंट लेके चल रहे हैं, इसलिए सोचो 1,20,000 की जो प्रॉफिट हुई है, ये किसको मिलेगा? ए बी सी तीनों को मिलेगा। और इस सवाल में हम क्या मान के चल रहे हैं? इक्वल पार्टनर है, तो 40,000 रुपए दे देंगे। कैसे बटेगा बताओ? इस लेजर को खत्म करोगे, क्या करोगे? ए को, बी को और सी को दोगे, कितना रुपए दोगे? 40, 40 और 40 दोगे ना। जनरेटरी क्या बनेगी? जेएलपी डेबिट और 2 पार्टनर्स कैपिटल। जेएलपी डेबिट हो रहा है और पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो इसके साथ ही एक एंट्री 4 नंबर लिखोगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। पहले पाने का एंट्री करेंगे और उसके बाद में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 2। बोलो, ए's कैपिटल, 2 b's कैपिटल और 2 c's कैपिटल। डजंट मैटर कौन मरा है, इससे कोई मतलब नहीं करेगा। पॉलिसी का जो भी पैसा मिलेगा, चाहे जब उन सब को
इक्वल बांटा जाएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं OPSR, मतलब जो रेशियो रहेगा उसी रेशियो बढ़ जाएगा, OPSR में ही बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? इसमें प्रत्येक पार्टनर को मोटा मोटा कितना कितना मिला, नीचे दिखा देना एक बार, लिख रहे होंगे बच्चे। तो 40,000 रुपए करके इस कंडीशन में आपको मिला है। तो ये आपको समझ में आया, जब पॉलिसी को हम एक्सपेंस मान के चलते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। समझ में आ गया? केस 2 पढ़े या इसको अभी हजम करना है? थोड़ा देर लिख लो अपने तरीके से, रोक दो इसको बच्चे। ठीक है, केस 2 में क्या कर रहे हैं कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसको अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे माने तो क्या होगा। पहले में हम लोग क्या मान के लिया, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस मेथड, एक्सपेंस की तरह माना। ठीक है, उसमें हम कोई भी, मेरे ना पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोलकर कोई लेजर दिख नहीं रहा था। इसमें हम क्या मान रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, कौन बताएगा? जो बताएगा चवन्नी नाम है, बताओ है बताओ, अंदाजस बोलते जाओ पूरा 1 से 32 तक, कुछ नहीं कहीं तो फंसी जाएगा। और सब तुम बताओ, AS 13 में है, ठीक है ना? पढ़े हो अभी, पीछे कुछ पढ़ा के आए थे, इन्वेस्टमेंट आया था ना चैप्टर में, अभी वहां पे क्या नाम है, रीवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट बोल के आया था, तो बताए थे। ध्यान रखा करो, कुछ कुछ कॉमन है, ये ध्यान रखो। इन्वेस्टमेंट 2 तरीका का होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे पहचानते हैं बताए थे कि फिर से बताना पड़ेगा? कैसे हम कंसीडर करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और कैसे कंसीडर करते हैं कि शॉर्ट टर्म है? बोलो भाई, निंजा टेक्निक लगाओ, बताओ। 1 साल से कम, 1 साल के अंदर में अगर बेच देते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म मानते हैं, और 1 साल से बाद बेचते हैं, 12 महीने के बाद बेचते हैं, तो उसको हम लॉन्ग टर्म मानते हैं। मौसम, इस बात सही है कि गलत है? हमारा उद्देश्य जो होता है देख, तुम्हारा बात को काउंटर किया। क्या हुआ, एक बार फिर से समझाई, समझ नहीं पाया होगा, क्या बोले तुम? मतलब तू जो किया होगा स्टार्टिंग में, जो सोचा होगा मैं 1 साल के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बात है। हम कितने दिन से रखें वो मैटर नहीं करता है, हम खरीदते समय मेरा क्या होता है, इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर हम खरीदते समय ये सोच के खरीदे हैं कि इसको हम 10 साल रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म है, भले 1 साल में बेच दे, उसको शॉर्ट टर्म नहीं बोलेंगे। और अगर मान लो कोई शॉर्ट टर्म में खरीदे, अब लॉस हो रहा है तो उसको रखें 10 साल से, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग ये गलत सलत दिमाग में बिठा लेते हैं, 1 साल के अंदर में बेचा जाता है। नहीं, खरीदते समय इंटेंशन देखा जाता है। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हम सोच रहे हैं इसको शॉर्ट टर्म मान रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जब साल कंप्लीट होती है, मान लो हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा है, ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है, और ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट हमने खरीदा है 10,000 रुपए का। हम सोचे थे कि साल भर के एंड में इसको बेच देंगे, ठीक है ना? मेरा 10,000 कॉस्टिंग है और साल के लास्ट में इसकी बाजार की वैल्यू 8,000 है, तो बेच दें। हम खरीदे थे इसको 10,000 में, ये सोच के कि बढ़ेगा, साल भर के अंदर में बढ़ेगा। जैसे SBI का शेयर हमने खरीदा था 810 रुपए में और अभी चल रहा है 795 रुपए, बेच दें? नहीं बेचेंगे, उसको रखे रहेंगे। तो बैलेंस शीट में वैल्यूएशन कैसे करेंगे? बैलेंस शीट में हम वैल्यूएशन तो करेंगे, तो हम क्या वैल्यूएशन में करेंगे, 10,000 करेंगे कि 8,000 करेंगे? तो आपको सिखाया गया है कि जब आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करते हैं तो कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस, जो कम होता है उसको करते हैं। और लॉन्ग टर्म में हमें क्या होता है, मान लो हमने खरीदा है, एक सर्टिफिकेट खरीदा है और ये सोच के रखा है कि ये 20 साल तक रखेंगे, और 1 साल के एंड में हम इसका कीमत देख रहे हैं कि 8,000 हो गया, तो क्या करें, 2,000 रुपए का लॉस दिखा दें? नहीं, अरे भाई घटना बढ़ना है, घटते बढ़ते रहे, हमसे क्या मतलब, हम तो 20 साल पे सोच के बैठे हैं, हम अभी से क्या देखेंगे? जब 20 साल में जब बेचना होगा तब वहां देखेंगे। तब वहां पे लॉस को बुक नहीं किया जाता, वहां पे हमेशा कॉस्ट पे दिखाया जाता है इन्वेस्टमेंट। बात पकड़ पा रहे हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हम कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लेस देख लेते हैं, क्योंकि AS 13 आपका यही बोलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना, ये आगे पढ़ेंगे आप CA में, ये सब चीजें AS पढ़ना है आपको सारा। AS क्या है पता है कि नहीं? AS, हाँ देखो फुल फॉर्म बता रहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता लिख दिया है, जैसे भगवान ने वेद लिख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है ना? और उसमें सारी ज्ञान की बातें जितनी जितनी अच्छी हो सकती हैं, कृष्ण भगवान के दिमाग में जो जो अच्छी बातें आई होंगी उन्होंने समझा दिया है कि भाई इस नियम पे चलोगे तो तुम्हारा उद्धार है। तो उसको गीता कहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करता, उसको सब केवल क्या करता है, पढ़ता है और फॉलो करता है, ठीक है ना? और ऐसे ही हमारा चार्टेड अकाउंटेंट वालों के लिए वो गीता है,
उसको आप बदल नहीं सकते हैं। उसमें जो बातें गए, गाइडलाइन लिखी गई है, उसमें जो बातें उनको आपको मान के चलना है। तो AS 13 जब आप पढ़ेंगे इंटर में, तो AS में क्या कहता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो लॉस होता है उसको आप बुक कर लेते हैं, ठीक है ना, बुक कर लेते हैं मतलब PL में लॉस दिखा देते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम बुक नहीं करते। लेकिन फिर भी एक नियम कहता है कि अगर लॉन्ग टाइम में कोई हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है और कोई मेरा लॉस दिख रहा है और वो परमानेंट लॉस है, कंपनी के इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर से अगर वो परमानेंट लॉस है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिजर्व बनाना पड़ जाता है। खैर इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, हमने आपको दिमाग में डाल दी एक बातें। जब बड़े क्लास में जाएंगे वहां इन्वेस्टमेंट AS 13 पढ़ेंगे तो वहां ये सब बातें और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, सम्स कराया जाएगा, तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे मान लो कि 4 साल का प्रीमियम हम बात करके चल रहे हैं, तो 4 साल का प्रीमियम हमने कितना रखा है, 20,000। मान लो 4 साल का प्रीमियम हमने एक बार में ही भर दिया, तो 20,000 का प्रीमियम खरीदे होंगे तो यही एंट्री होगी। खरीदने में तो कोई एंट्री नहीं आएगा भाई, खरीदेंगे जब पॉलिसी तो ऐसी एंट्री करेंगे। अब हम इसको मान रहे हैं कि अगर इसको आज के आज सरेंडर कर दें तो इसमें 15,000 हमको मिलेगा। सरेंडर वैल्यू कितना बता रहे हैं, 15,000 मिलेगा। बताओ 20,000 हमने प्रीमियम जमा किया है और 15,000 या 10,000 कुछ भी, 15,000 फिगर ले ली तो 15,000 पे समझो, 15,000 मेरा सरेंडर वैल्यू मिलेगा और इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा था, तो मेरा कितने का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हो गया। तो PL में हम कितना बुक करेंगे, केवल 5,000, और 15,000 हमारे एक एसेट के तौर पे दिखता रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट होगा किसका, कॉस्ट और सरेंडर वैल्यू का जो डिफरेंस अमाउंट होगा, उतना रुपए हम कहां भेज देंगे, PL में, लॉस में दिखा देंगे कि भाई ये मेरा एक तरह इन्वेस्टमेंट था, इस पे मेरा 20,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है जिसमें 5,000 गया, अब केवल ये रियलाइज हो जाएगा कितना, 15,000। यानी बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स किस वैल्यू पे दिखते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो यहां पे क्या करेंगे, क्या लिखें बताओ, जो तुम बताओ, डिफरेंस अमाउंट को हम PL में राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, या व्हेन, यहां पे लिख लो व्हेन लॉस ऑन पॉलिसी, पॉलिसी पे हमारा जो लॉस होगा उसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। रिटर्न ऑफ हो सकता है लैंग्वेज किसी किसी बुक में अलग लिखा होगा, इसको कुछ और शब्द से बोला होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होता है, जितना हमने प्रीमियम डिपॉजिट किया है, प्रीमियम डिपॉजिट माइनस क्या होता है, सरेंडर वैल्यू। तो इस केस में हमने सरेंडर वैल्यू 15,000 माना है, तो 5,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना मौसम, 5,000 रुपया, और 2 ये क्या हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इतनी दूर समझ में आई है बात को आपके, नहीं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, कितने का बच्चे, 5,000। समझ में आ रहा है, हाँ। देखो बात क्लियर नहीं हुई, हम एक बात को और थोड़ा क्लियर करेंगे, इस तरफ दिखाना बच्चा। ये मेरा JLP है और ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, बात समझ रहे हो ना, हाँ। जब हमने JLP खरीदा था तो डेबिट कितने से किया था, 20,000 रुपए से JLP डेबिट किया था, और यहां क्या लिखा था, टू बैंक। साल के एंड में हमने इसको इन्वेस्टमेंट माना था, मेरा लॉस हुआ कितने का, 5,000 का। ये 5,000 कहां से आया, आप कोई पूछे टकला फोड़ देंगे हम, पहले बता दे रहे हैं, खरीदे हैं जितना, और सरेंडर वैल्यू, उस दिन का सरेंडर वैल्यू को माइनस करके जितना इस बार लॉस खाए होंगे करेंगे। तो मेरा 5,000 रुपया हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी घटा दिए, क्या बोल करके, बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मेरे पॉलिसी की वैल्यू कितना दिख रही है बताओ भाई, 15,000। यानी बैलेंस शीट में अब एक नया चीज दिख रहा होगा आपको, JLP बोल करके 15,000। बात समझ में आ रहा है, बैलेंस शीट में मेरे 15,000 का JLP दिख रहा है कि नहीं। अब कोई मरा, कोई पार्टनर, तीनों में से कोई पार्टनर मर गया, पॉलिसी मैच्योर हो गया। मेरे को एक बात बताइए, पॉलिसी मैच्योर हो गया, व्हेन पॉलिसी मैच्योर्ड, मैच्योर्ड MATURED, यानी हमको क्लेम मिला, क्लेम रिसीव्ड, कितना मिलेगा बताओ भाई, क्लेम अमित, अरे क्या नाम है, अभिषेक, जन्मदिन बच्चा, बर्थडे बॉय, बताओ कितना रुपया मिलेगा। अगर पॉलिसी कंप्लीट होगी तो कितने का मिलेगा, सम एश्योर्ड कितने का है,
कितना पाना चाहते हो? 5,000 कह रहे, 5,000 दे दीजिए। बताओ कितना मिलेगा? 1,20। जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 और मेरा जेएलपी कितना से, जेएलपी कितने से क्रेडिट होगा? 1,20,000 से। क्लियर हुआ? तो अब ये देखो जेएलपी फिर से क्रेडिट हुआ कितने से? 20,000 से, सॉरी 1,20,000 से। अब ये क्या हो गया? बाई बैंक हमारे पास आया ना। अब इस जेएलपी को अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो एक एक पार्टनर को कितना कितना मिलेगा बताओ? एक एक पार्टनर को कितना कितना मिलेगा? 1,20 में से 20 चला गया, 15 तो यही था, पहले था 15 था और 1,20 मिला है, तो फायदा कितना हुआ? 1,05,000। तो 1,05,000 को तीनों में बांट दोगे। बात समझ में आया? अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न बन सकता है, नीचे क्यों दिखा रहा है, ऊपर दिखाओ, हमको तो दिखाओ। हम बोल रहे हैं कभी कभी ना एक्सप्रेशन समझ के बच्चे समझते हैं कि पता चला यहां दिखा रहा है, बक बक कह रहे हैं, पेट दिख रहा है मेरा। इधर ध्यान से सुनो, हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं समझो। इसको हम इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे थे, जब खरीदे थे तो 20,000, जितना नुकसान हुआ उसको राइट ऑफ किए, जब क्लेम मिला 1,20, इसका बैलेंस करो 1,5 आ रहा है ना 1,5। अब इस 1,5 में आप किसका हक है? तीनों का हक है। तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था, सर बेकार इसको इन्वेस्टमेंट मानने गए, जब हम खर्चा मान रहे थे तो क्लेम हमको 40,000 रुपया मिला, यहाँ तो 40 से कम मिल रहा है। तो आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाते हैं तो हमको प्रॉफिट मतलब पॉलिसी वैल्यू में कम कम दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको उतना ही मिला है, पूरा पूरा मिला है। अब पूछो कैसे? जब हम इसको खर्चा मान रहे थे, थोड़ा ऊपर लेवल की बात है, समझ पाओ जितना अच्छा है। जब हम खर्चा मान रहे थे तो 50,000 का प्रॉफिट था और हम 20,000 खर्चा दिखे थे अगर, तो प्रॉफिट में हम कितना बांट रहे थे? 30,000 बांट रहे थे। अगर हम इस खर्चे को 30,000 ना देकर के कितना दिखाए थे? लॉस, 5,000 का केवल लॉस बुक किए थे, तो 15,000 ये प्रॉफिट बढ़ गया होगा। माने जिस जिस साल में हमने रिटर्न ऑफ खर्चा नहीं किया, केवल लॉस को बुक किया है, उस साल हम ज्यादा प्रॉफिट खा के अपने घर गए हैं और इसलिए आज कम मिल रहा है। और अगर हम यहीं पे 20-20 हजार रुपया दिखा दिए होते तो अब प्रॉफिट ज्यादा मिलता। यानी ले देकर प्रॉफिट आपको उतना ही मिल रहा है, खाली लुक वाइज आपको लग रहा है कि इस कंडीशन में हम कम पा रहे हैं, इस कंडीशन में ज्यादा पा रहे हैं। जैसे ऐसे समझो, एक धंधा हुआ, हमने 20,000 का प्रॉफिट कमाया, 2 पार्टनर हैं, हमने कहा कि 10-10 हजार बांट लो, 10-10 हजार बांट लो, तो बांट ही चुके हैं। और अगर हमने कहा कि नहीं 5,000 रख दो और 10 अब 7.5 ले लो, तो देखने में क्या लगेगा कि 7.5 आपको कम कम मिला, लेकिन वो जो 5,000 रखा है कभी ना कभी वो भी तो मिलेगा। तो ये जो 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर के आप 15,000 रखते गए हो, तो ये तो प्रॉफिट का ही पैसा था, और ये घट के ये तो प्रॉफिट में खाए ही हो पहले। जब पूरा खर्चा नहीं दिखा रहे हो, इसका मतलब आप प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हो ज्यादा, और यहाँ पे कम मिल रहा है तो रोना किस बात का है? यहाँ पे कम ही मिलेगा जब आगे आप इंजॉय कर चुके हैं तो। और अगर पूरा का पूरा यहाँ प्रीमियम दिखाए होते तो प्रॉफिट कम पाए होते, यहाँ पे आप ज्यादा पाए जाते, तो बराबर बात एक ही है, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो। बात समझ में आया है? मुझे सर के ऊपर से जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल बता रहे हैं। आप तुम ही लोग बोले कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, तो हमने अच्छे से बता दिया। अब ये बताओ इसमें कितना आ जाएगा, बटेगा कैसे बताओ रौनक? कितना बचेगा? डिफरेंस अमाउंट बचेगा ना, ये लेजर के साथ बनाना, जब भी लिख रहे हो तो लेजर के साथ बनाना। एंट्री लिखो, JLP अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। कितना कितना बच्चा हमको मिला? कितना? 1,15,000 होगा ना, केवल 1,05,000 कितना था? और OPSR ये 1,05,000 कहां से आया है? लेजर देख लो, इसको आप लेजर से देख लो कैसे आया है। क्लियर? ये दूसरा केस भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब तीसरा केस बढ़ाएंगे, इसको आप उतारो आराम से, थोड़ा हम पानी पी लें। क्या बोलते हैं इसको? बोलचाल भाषा में हम इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। रिजर्व मेथड, वो आप इन्वेस्टमेंट मेथड था, एक्सपेंसेस मेथड था, ये रिजर्व मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या है? तीनों का पहचानने का तरीका बता रहे हैं। पहला पहचानने का तरीका क्या है? बैलेंस शीट में
आपका जेएलपी बोलकर कोई लेजर नहीं रहता। जब जेएलपी बोल के कोई लेजर नहीं है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखा रहा है कि जेएलपी आपके एक है, सरेंडर वैल्यू है या फिर पॉलिसी मैच्योर हुआ है, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस की तरह दिखाएं। केस 2 में क्या हुआ था कि केस 2 में जब हम इन्वेस्टमेंट मान रहे थे तो यहाँ पे एक जेएलपी एक वैल्यू दिख रहा था। कौन से वैल्यू पे? सरेंडर वैल्यू पे दिख रहा था। तो ये केस 2 है, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं। और तीसरा केस क्या है हमारे पास? तीसरे केस में क्या होता है, यहाँ पे जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे दिखता है और जितनी वैल्यू रहती है उतना ही यहाँ पे जेएलपी रिजर्व बोल करके भी उतना ही वैल्यू रहता है, मतलब सरेंडर वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमने जितना रुपया सरेंडर वैल्यू है उतने ही रुपया का एक रिजर्व बना के रख लिया है। किसके? पीएल एप्रोप्रिएशन से इतने रुपए का एक रिजर्व बना लिया है। बात समझ में आया? तो पीएल एप्रोप्रिएशन से अब आप रिजर्व बनाओगे तो क्या लिखोगे? पीएल एप्रूव टू जेएलपी रिजर्व, और ये जेएलपी रिजर्व में इतना दिख रहा है। ठीक है, मान लो इस केस में अगर ऐसा मान के चलें तो यहाँ 20,000 रुपया का हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और हमने पीएल एप्रो से इतने रुपए का रिजर्व बनाया ताकि हमारा इफेक्ट ना दिखे। ठीक है, अब ये मैच्योर होता है। अब ये अगर मैच्योर हो जाएगा हमको कितना मिलेगा? 1,20,000। सबसे पहले एक एंट्री ध्यान देखना, इधर दिखाओ जरा सा थोड़ा सा। सबसे पहली एंट्री जब मैच्योरिटी होगी तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दोगे, क्योंकि 20,000 का एसेट है, 20,000 का रिजर्व है, तो दोनों ये हमेशा इक्वल वैल्यू दिखेगा। जितने की आपकी पॉलिसी रहेगा उतने का ही आपका रिजर्व रहेगा। ये रिजर्व वगैरह धीरे धीरे जैसे हर साल सरेंडर वैल्यू बढ़ती है, हर साल वैसे रिजर्व भी बढ़ता चला जाता है। अब इसको पहले हम नलीफाई कर दें या जीरो। पहला मेथड में हम इनको क्या करते हैं? जीरो। जेएलपी एक एसेट है, खत्म कैसे होगा? क्रेडिट होके। पॉलिसी ये रिजर्व है, ये खत्म कैसे होगा? डेबिट होके। तो पहली एंट्री आप मारो जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू थी? मान लो 20,000 से, तो ये तो नल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से हमने इन्वेस्टमेंट उड़ा दिया, इधर से हमने रिजर्व उड़ा दिया। अब मैच्योरिटी कितना पाए हो आप? 1,20 पाए हो, तो पूरा पूरा 1,20, जैसे फर्स्ट मेथड में 1,20 पाए थे वैसे एंट्री करो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। कितना पाओगे? 1,20। अब लेजर में कितना दिख रहा होगा तुम्हारे? 1,20। समझ में आया? इसको बांट दो सीधा सीधा। क्या एंट्री बनेगी? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कितना हो गया? 1,20,000, और इनका ये हमेशा ओपीएसआर में बटेगा। क्लियर है? ये एक तरीका हो गया। या एक तरीका और है, उससे देखना चाहते हो तो उससे भी बता देते हैं। पहले इसको समझ लो फिर हम बता देते हैं। अगर हम इसको लेजर में देखें, लेजर में देखें तो क्या हुआ होगा? सुनो ध्यान से। यहां बनाए लेजर, ऊपर करना थोड़ा ध्यान से देखो लेजर क्या हुआ होगा। ये हमारे पास जेएलपी रिजर्व है और ये हमारे पास क्या है? जेएलपी है। जेएलपी में कितना वैल्यू दिख रहा है हमारे पास? 20,000 का एसेट दिख रहा है, बोलो ठीक है। और रिजर्व में 20,000 की लाइबिलिटी दिख रही है। ओके, हम कह रहे हैं कि इस रिजर्व और इस जेएलपी को सेट ऑफ करो, तो इधर ये खत्म होगा तो ये ट्रांसफर कहां हो रहा है? ये पैसा कहां से लिया जा रहा है? जेएलपी से, और 20,000 ये राइट ऑफ हो गया, खत्म। ठीक है, और ये पैसा यहां से लिया गया, इसलिए 20,000 यहां से लेके क्या लिखोगे? जेएलपी, जेएलपी रिजर्व लिखोगे, ये भी 20,000 खत्म, है ना। अब जो पॉलिसी आएगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, फिर 1,20 से जिंदा हो जाएगा। किस नाम से? बैंक के नाम से। और इसको आप क्या करोगे? ये बांट दोगे, है ना। जेएलपी क्रेडिट हो जाएगा और पार्ट, सॉरी उल्टा हो गया क्या ये? सॉरी, बैंक आया तो जेएलपी तो इधर आएगा ना। 1,20,000 हमको मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। अब ये जेएलपी 1,20,000 में तीनों पार्टनर को ए बी सी में बांट दोगे। ठीक है, बस समझ में आया? एक तो तरीका ये वाला तरीका ये है, समझ में आया? ठीक है, या एक और तरीका है, यही तो, इस तरीके को लेजर से दिखाया। एक और तरीका ऐसे है कि मान लो हमारे पास जेएलपी रिजर्व है और रिजर्व में 20,000 रुपये पड़ा हुआ है,
हमने क्या सिखाया है, कोई भी रिजर्व होता है उस पे किसका हक होता है, सभी पार्टनर का। तो इस 20,000 को ए बी सी में बांट दो, खत्म हो गया, ये लेजर खत्म हो गया। अब जेएलपी में आपके पास कितना पड़ा था, जेएलपी में एसेट्स में 20,000 पड़ा हुआ था, और अभी आप क्लेम कितना पाए हैं, 1,20,000, बांटेंगे कितना, 1,00,000। तो 1,00,000 यहां बटा, 20,000 यहां बटा, तो फिर भी तो 1,20,000 ही बटा। हमने दोनों लेजर को एक में मर्ज कर दिया था और अलग अलग कर दिया, यहाँ रिजर्व का भी पैसा बांट दिया, यहाँ जेएलपी का भी पैसा बांट दिया। तो जो तुमको ठीक लगे वो कर लेना, ये वाला हमको ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ से ये खत्म हो गया, जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू को हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। हालांकि इतना दूर तक तुम लोगों को लेके गए, जेएलपी पूरा बता दिया, ये आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है, किसी के पास अपना बुक है तो देखना खोल के, पहला जब जहाँ स्कोप लिखते हैं बुक में आगे, वहां पे लिखा है कि जेएलपी आपके सिलेबस से आउट है। लेकिन इतना हम जेएलपी पे इतना दिमाग क्यों लगाए, इसलिए लगाया क्योंकि आगे अगर कहीं जेएलपी का वर्ड आए तो आपको दिक्कत ना हो, फर्स्ट मेथड है कि सेकंड मेथड है कि थर्ड मेथड है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और उस पर ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटाएं अब, या लिख लो आराम से, फिर हम आराम से बताते हैं। तुम क्या क्या वो वीडियो जोड़ दिया, घबरा गया बेचारा तरुण आज की, हमको क्यों फंसा दिया आज तब। अच्छा ठीक है, तो ठीक बना, कोई बात नहीं, वो जोड़ लेंगे हम। आओ कितना बच, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हम लोग डेथ का, सुनो, डेथ में कोई विशेष कॉन्सेप्ट है नहीं। सुनो, रिटायरमेंट में और डेथ में, भाई साहब बातें कम करो, दिशा कितना बात करती है। रिटायरमेंट में और डेथ में केवल एक ही अंतर है, रिटायरमेंट जो होता है अपनी इच्छा से होता है, और डेथ जो होता है वो भगवान की इच्छा से हो जाता है। रिटायरमेंट में वो पार्टनर जिंदा रहता है, वो सारा पैसा उसको ही देते हैं। डेथ में क्या होता है, वो आदमी तो जिंदा नहीं रहता, उसके परिवार वालों को दे देते हैं और उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। तो एक सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे अभी क्लास में, और इसके बाद आप घर में ट्राई करेंगे। अगर कुछ बचा बचा रहा तो अगले क्लास में डाउट्स में क्लियर करा देंगे, और ज्यादा बचा रहा तो फिर करवा देंगे, नहीं तो अगले दिन ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन करा के पार्टनरशिप वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, और डिसोल्यूशन कुल 5 क्लास में कंप्लीट होगा। एक क्लास में कॉन्सेप्ट और रूल बताएंगे, 4 क्लास में सवाल कराएंगे, काम खत्म। 5 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, फिर अपने कंपनी के शेयर पे चलेंगे लंबा। चलो पहला नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, थोड़ा मेरे साथ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनो। ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का 3:1 है। 31 दिसंबर 2012 को इन्होंने अपना बैलेंस शीट शो किया है हमको, 1,08,000 से टैली है। ए नंबर पॉइंट में लिख रहा है कि 30 अप्रैल जिस दिन हम जन्म ले रहे थे, 30 अप्रैल को, उसी दिन ये मर गया, ठीक है। तो नहीं 2013 में मरा, हम तो 2084 में 1984 में पैदा हो गए थे, ठीक है। चलो तो 30 अप्रैल को ये मर गया। तो सबसे पहले जब मरेगा तो पहले ये देखना मरने से पहले कितना दिन मेहनत करके गया है, बताओ कितने दिन मेहनत किया है। दिसंबर में बैलेंस शीट है और अप्रैल में मरा है, तो सबसे पहले कहीं कोना में आप लिख लीजिएगा कि हमें 4 महीने का हिसाब ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि डेथ होने से कितने महीने का हिसाब करना है, सब कुछ 4 महीने पे होगा। सब कुछ बोलने से सब कुछ मत समझ जाना, जो चीज मंथली वाइज पे होगी वही 4 महीने पे चलेगा। कह रहा है कि उनका हिसाब बना के आप दे दो, कितना पैसा, 15,000 उनको तुरंत दे देना। उनके जो मालिक है भाई, क्रियाक्रम के लिए भी तो पैसा चाहिए उनको, तो 15,000 उनको दे देना, और बाकी पैसा आप धीरे धीरे लोन से इंस्टॉलमेंट में जैसे जैसे चुकाना होगा वैसे चुका देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक सवाल, यहाँ पे ए मर रहा है, मरे बिना दुबला पतला मरे जा रहे हैं। चलो भाई, हम ना कल तुम लोग का नोट्स भेजे, तो किसी ग्रुप में विशाल सर भी हैं, वो रोने का बता रहे, क्या रो क्यों रहे, तो बोले सर डेथ हो गया पार्टनर का। सबसे पहले ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हम ये मान के चलते हैं कि ए अभी जिंदा है, उसका कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट लेता तो कैसे बनाते, बाई बैलेंस बीडी, कितना रुपया पूंजी है बताइए। सबसे पहले तो बैलेंस शीट वाला हिसाब किताब देख लो, 8,000 की पूंजी है इनकी, बोलो भाई कहाँ देख रहे हो, 48, ओ सॉरी, ये 48,000 की इनकी पूंजी है, नीचे लिखा हुआ है कैपिटल। तभी हम सोचे कैपिटल से ज्यादा रिजर्व,
48,000 का। रिजर्व का पैसा कितना जाएगा इनको बताओ। रिजर्व का पैसा इनको देना है, कितना आएगा मौसम भाई साहब। रिजर्व में 8,000 पड़ा है और ये 3-1 में है तो 6,000 इनको दे देंगे, ठीक है। तो 12,000 पड़ा है, उनके हिस्सा 6,000 है, क्योंकि 3-1 में है ना, तो उनका हिस्सा तो 6,000 ही आएगा। अच्छा, रिजर्व के बाद और इधर कुछ बांटने लायक चीज है नहीं। सवाल में कभी कभी रीवैल्यूएशन वगैरह भी दे देगा, तो रीवैल्यूएशन का भी जो प्रॉफिट लॉस आएगा इनके जैसे करते थे बिल्कुल वैसे, कुछ नया नहीं है, जैसे हमारा चलता था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अब देखो कह रहा है अंडर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिजीज्ड पार्टनर वाज इंटाइटल्ड, क्या मिलेगा भाई इनका, इंटाइटल्ड टू अमाउंट स्टैंडिंग टू द कैपिटल दे दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 12% पे देना है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनको मिलता है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपए आएगा बताओ भाई। इनका कैपिटल देखो, पहला आइटम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताओ भाई कितना आएगा तरुण भाई कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना एक बार में इतना बोर्ड तो आ जाता है, इतना परेशान क्यों हो रहा है बच्चा। 48,000 के ऊपर 12% कितने महीने का, सब कुछ 4 महीना, मतलब जो जो मंथली बेसिस पे चलेगा ये चल जाएगा। कितना आ रहा है बच्चा 1920 रुपए, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 1920 रुपए इनको दे दिया। ओके आगे चलें। शेयर ऑफ गुडविल कह रहे हैं बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। गुडविल कितने का आ रहा है बताओ भाई, गुडविल कितने का आ रहा है। गुडविल इन्होंने कहा है लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16,000 प्लस 15,500 प्लस 22,500 डिवाइड बाई 3 होल मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज गुडविल। कितना आ रहा है 36,000 गुडविल का आ रहा है ना। और ये भविष्य में कैसा रेशियो लिखेंगे कुछ बोला नहीं है, तो इनका ओपी और एनपी, ओपी 3:1 है और एनपी 2:1 है, इसका मतलब गेन भी 1:2 हो जाएगा, गेन भी 2:1 होगा। तो ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो रहा है, ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 18,000, और इस 18,000 को बी और सी लेंगे जैसे करते थे, कितना कितना 12 और 6 ना भाई, ये 12,000 है, 12/6 गोरा बाजार वाले ब्रांच में लिख दिया तो 12/6 ही लिख दिया, 12 रुपया लिख दिया। हम क्या करें, ऐसे ऐसे बच्चे परीक्षा देने जाएंगे तो हम तो पागल होंगे। यानी इनको एक बार 12,000 मिलेगा और एक बार 6,000 मिलेगा। 12,000 जो रुपया मिला है वो कहां से मिला है, टू बी के कैपिटल से, ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो गुडविल लिख दीजिए, और जो 6,000 मिला है वो सी के कैपिटल से, और ब्रैकेट में आप लिखने का मन है तो लिख दीजिए। इतनी दूर पक्का करिए फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा इधर घुमा भाई मेरे तरफ, इधर इधर इसको मेन दिखाओ। हाँ हमको नहीं इधर थोड़ा सा, हाँ ठीक। तुम नहीं लिख रहा तरुण, बोला आज हम लिख नहीं पा रहे हैं, चलो ठीक है लिख लेना। इतना दूर बात समझ में आया है। अब वो क्या कह रहे हैं, शेयर ऑफ द प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज द डेथ ऑफ द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट कितना मान रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट यही है 36,000। इनका अनुमान है कि 3 साल से मेरा एवरेज प्रॉफिट 36 चल रहा है, तो इस साल का भी 36,000 प्रॉफिट होता। तो पहले बताओ 4 मंथ का प्रॉफिट निकालेंगे, तो 36,000 पूरे साल का प्रॉफिट है ना, 4 मंथ्स प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, 36,000 का 4/12 कितना आ जाएगा 4 तिया 12 3 12,000। 12,000 में एस का ए का शेयर कितना होगा, ए शेयर कितना होगा, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चा 6 बाई कितना है 3/6 है ना इसका, यानी इसको कितना मिलेगा 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया इनका प्रॉफिट हो जाएगा, और ये क्या लिखते हैं बाई पीएल सस्पेंस। क्या दिक्कत है अभिषेक का, क्या बोलो, नहीं नहीं नहीं, एवरेज कितना आ रहा है ये बताओ पहले। ये तो 18 आएगा ना, मतलब ये देखो गड़बड़ रहा है ना। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है 18,000, तो यहाँ 36 नहीं होगा, यहाँ 18 होगा। 3 साल का जो प्रॉफिट है उसको वो मान के चल रहे हैं। 18,000 का 3/4 है, 6,000 आएगा इधर है, कितना आएगा 6,000। अब 6,000 रुपए का 3/6 निकालो, उठ पटांग बोल दिया, ठीक ही दिमाग लगा रहा था कि 36,000 तो आपका गुडविल आया है,
6000 का 36 कितना आ जाएगा 3000। ये 36000 तो गुडविल है, एवरेज प्रॉफिट तो 18000 का था, 18 से 2 से मल्टीप्लाई किया तब 36 आया था। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तुम्हारा 18000 है। लिख दे क्या है, लिख दे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 18 कितना 18000 आया था। तो यहां 3000 आएगा, कितना आएगा 3000। और कुछ है क्या, ड्राइंग किया इन्होंने 8000 रुपए का, तो 2 ड्राइंग करके इनके 8000 घटा लो, ड्राइंग कर दिया 8000 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% बोला था, लेकिन सवाल में दे दिया कि इंटरेस्ट 400 रुपए है, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया गया है, तो 400 रुपए यहां से घटा लो। कितना हिसाब बन रहा है इनका बताओ, इनके कितना हिसाब बन रहा है, फटाफट से बताइए कितना हिसाब बन रहा है। सब काम कर दिया हमने, वो पे करेंगे ना, कैपिटल को थोड़ी पे, उनके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। पहले हिसाब बताओ कितना आ रहा है। 68,520 इनके एग्जीक्यूटर को दिया गया। बस यहां लोन में ट्रांसफर करते थे, ये एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। ए का एग्जीक्यूटर को हमने कितना दिया 68,520 रुपए, है ना। इन्होंने कहा कि सर हमें कैश 15,000 अभी दे दीजिए, हमने 15,000 दे दिया। बैलेंस कितना बचा इनके, टू बैलेंस CD 53,520। दिस इज योर आंसर। ये बनाना पड़ेगा दोनों। पेमेंट अगर हो रहा है तो एग्जीक्यूटर बनाना पड़ेगा, और अगर पेमेंट नहीं हो रहा तो यही आंसर छोड़ देना, ठीक है। तो किधर उधर किधर दिख रहा है पूरा, तो बस ठीक है, हमको नहीं पता, हमको पता नहीं क्यों आज अजीब लग रहा है। ठीक है, हो गया ना, ये समझ में आया। तो आप बताओ जरा, डेथ में और रिटायरमेंट में क्या अंतर है। डेथ में और रिटायरमेंट में कोई अंतर दिखा तुमको, कोई नहीं, बिल्कुल वैसा ही है ना। केवल एक जगह चेंजेस आएगा, वो अगले दिन का टॉपिक है हमारा, अगले दिन डेथ खत्म। क्या चेंज आएगा सुन लो। अगर मान लो पार्टनर लोग अपना PSR चेंज नहीं करते हैं, तो जो प्रॉफिट देते हैं उसको एक लॉस मान के चल रहे होते हैं कि ये हमारा एक लॉस है, साल के लास्ट में इसको PL सस्पेंस से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। लिख रहा है क्या, तो PL सस्पेंस पे हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वो PSR आज के आज बदल लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, तब एक रेज राइट ऑफ जैसे गुडविल का करते थे वैसे करके ये प्रॉफिट का पैसा A कुछ देगा, B कुछ लेगा, B कुछ देगा और C कुछ देगा, और उस हिसाब जैसे ये दिया हुआ है वैसे ये भी देना पड़ता है। वो अगले दिन सिखा देंगे कैसे है, या इसी में सीखना चाहो तो इसी में सिखा देंगे, लेकिन उसमें एक नया PSR चाहिए होता है तो फिर वो सिखा देंगे। बात ये खत्म। तो ऐसे ऐसे सवाल इसमें से खोज के करिएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा ज्ञान दे दिया है आपको, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से बांटिए फेरिए, जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आज पूरा कंप्लीट हुआ तुम्हारा रिटायरमेंट और डेथ का हमने 1 सवाल बनाया है। होमवर्क में 11 सवाल हैं, आप ट्राई करिएगा, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर आगे बताएंगे, नहीं तो अगले दिन डिसोल्यूशन शुरू करेंगे। वैसे डाउट आएगा आपका, पक्का आएगा। अच्छा ये हर्ष तुम इसको उस वहां रख देना, एक बात तो जाना तो हाँ, आज इतना ही रखो। बाय बाय, धन्यवाद।